Hello everyone, welcome to class 8 sessions of subject history, and today we are discussing chapter number 11, and the chapter name is the making of the national movement, that is from 1870s to 1947, and this is your first session. तो बच्चों हम लोग क्लास 8 का सब्जेक्ट हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं और इसमें चैप्टर नंबर 11 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ the national movement from 1870s to 1947 और ये आपका फर्स्ट सेशन है. सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. ओके, तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा जो ये चैप्टर है दैट इज द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट. इसमें हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं. सो द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म, कि हमारे कंट्री में ये आइडिया ऑफ नेशनलिज्म कैसे इमर्ज हुआ, कैसे आया और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं और किस तरीके से हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिला था और उसके बाद कैसे इंडिया का पार्टीशन हुआ था, राइट, दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ टू नेशंस. और वो टू नेशंस कौन से हैं? तो इंडिया और पाकिस्तान. तो इन सब चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे. ओके, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अबाउट अ नेशन इन द मेकिंग. ओके, और इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स है बच्चों, सिंस हमारे चैप्टर बहुत ही बड़ा है और बहुत ही डिटेल इसमें सब कुछ दिया हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ. देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म, कि हमारे कंट्री में सारे लोग जो भी हमारे कंट्री के, चाहे वो पेजेंट्स हो, चाहे वो फार्मर्स हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, तो ये मेन हो या वुमेन हो, राइट, तो कैसे सारे लोग पार्टिसिपेट करने लगे हमारे इस नेशनल स्ट्रगल में. तो इनके इन सारे इवेंट्स के बारे में भी हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर, दैट इज एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी, कि जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटकर इंडिया वापस आए थे और उसके बाद उन्होंने अपने लीडरशिप में कौन कौन से इंपॉर्टेंट मूवमेंट या कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक्शंस लिए थे उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, राइट. तो इस टॉपिक में आप बहुत सारे मूवमेंट्स के बारे में पढ़ोगे, दैट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सत्याग्रह मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, है ना. उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक होगा क्विट इंडिया एंड लैटर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द इंडिपेंडेंस, कि हमारे कंट्री को इंडिपेंडेंस कैसे मिला था और उसके बाद पोस्ट द इंडिपेंडेंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, ये हम अपने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ने वाले हैं. तो बच्चों आज की क्लास में हम अपना पहला टॉपिक शुरू करने वाले हैं, दैट इज इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म. तो इसके पहले एक बार हम लोग फिर से रिवाइंड करते हैं कि आप लोगों ने अभी तक क्लास 8 में अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो आप लोगों ने ब्रिटिश रूल के बारे में काफी डिटेल में पढ़ा है ना. हमने सबसे पहले देखा था कि किस तरीके से ब्रिटिश हमारे कंट्री में ट्रेड करने आए थे, लेकिन ट्रेड करते करते ही उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इंडियन टेरिटरीज को अक्वायर करना शुरू किया था. उसके बाद उन्होंने पूरे एरिया का, प्रोविंसेस का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ले लिया था एंड इवेंचुअली दे स्टार्टेड रूलिंग आवर कंट्री, राइट. उन्होंने यहाँ पे अपना कॉलोनी बना लिया और किस तरीके से उन्होंने रूल किया हमारे कंट्री को. तो इन सारी चीजों के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है और इसका इम्पैक्ट हमारे कंट्री के सिटीजन्स के ऊपर कैसा था उसके बारे में भी आप लोगों ने डिफरेंट चैप्टर्स में पढ़ा, कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉज आए थे, है ना, कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स आ रहे थे और क्या क्या चेंजेस हमारे कंट्री में हो रहे थे, नए नए पॉलिसीज लाए जा रहे थे, जिसका एडवर्स इफेक्ट किसके ऊपर था बच्चों. तो इसका एडवर्स इफेक्ट था फार्मर्स के ऊपर, ट्राइबल ग्रुप के ऊपर, विमेन के ऊपर, या हमारे कंट्री में जितने भी लोग हो रहे थे, ऑल दीज पॉलिसीज, जो भी चेंजेस हो रहे थे हमारे कंट्री में, और वो कौन ला रहा था, तो द ब्रिटिश ऑफिशियल्स, दे वर ब्रिंगिंग दीज पॉलिसीज. और उसी की वजह से क्या होने लगा, लोगों को बुरा लगने लगा, दे वर वेरी एंग्री विद द ब्रिटिश रूल इन आवर कंट्री. और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे कंट्री में एक आइडिया, दैट इज द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, इट स्टार्टेड इमर्जिंग इन आवर कंट्री. तो ये आइडिया ऑफ नेशनलिज्म कैसे आया, ये कैसे इमर्ज हुआ, हम इस पूरे कोर्स को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं. सो
ये जितने भी इवेंट्स हो रहे थे बच्चों, उसमें आप लोगों ने पढ़ा था रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में, है ना, जो हमारा सबसे पहला रिवोल्ट था और बहुत ही मास मूवमेंट था ये, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, राइट। तो उसके बारे में आपने डिटेल में पढ़ा है। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से ब्रिटिश रूल को अपोज किया जाने लगा हमारी कंट्री में। ओके, तो ये जितने भी एक्शंस थे बच्चों, ये सारे एक्शंस कल्मिनेट होके finally it led to the emergence of this idea of nationalism. Okay, so एक क्वेश्चन यहाँ पे आने लगा that what is India and what does it mean. Okay, तो यहाँ पे आप देखो हमें क्या आंसर मिलता है। So India was the people of India. Okay, तो यहाँ पे इंडिया को क्या कहा जाने लगा, that India was the people of India. इंडिया रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया, कि इंडिया में जो लोग रह रहे थे वो लोग इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे। और कौन थे वो लोग? सो ऑल द पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लास, कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज और जेंडर। तो हमारे कंट्री में जितने भी सिटीजन्स थे, जो इंडियन सिटीजन्स थे, जो इंडिया में रह रहे थे, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर क्लास, चाहे वो अपर क्लास से हो या चाहे वो लोअर क्लास से हो, राइट, चाहे वो ब्लैक हो या चाहे वो व्हाइट हो या किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, दे वर ऑल द पार्ट ऑफ देयर कंट्री, दैट इज इंडिया, एंड दे रिप्रेजेंटेड इंडिया। ओके, एंड द कंट्री, इट्स रिसोर्सेज एंड सिस्टम्स वर मेंट फॉर ऑल ऑफ देम। और हमारा जो कंट्री है बच्चों, दैट इज इंडिया और भारत, और यहाँ जितने भी रिसोर्सेज थे, जो भी सिस्टम्स थे, ये किसके लिए थे? यहाँ जो लोग रह रहे थे उनके लिए थे। Okay, with this answer came the awareness that the British were exercising control over the resources of India and the lives of its people, and until this control was ended, India could never be for Indian. तो यहाँ पे आप देखो कि जैसे ही लोगों को रियलाइज होने लगा कि हमारा कंट्री इंडिया क्या है, it is the people of India, it belongs to the people of India, that is the citizens of India. तो जैसे जैसे लोग अवेयर होने लगे, जैसे जैसे उनको पता चलने लगा कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं वो हमारे कंट्री में हमारे ही रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, उसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और वो आपस में लोगों को लड़वा रहे थे, इंडियन सिटीजन्स को लड़वा रहे थे। तो जैसे उन्हें ये पता चलता है, उन्हें रियलाइज होता है, ये क्या रियलाइज होता है? दिस आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। ओके, दिस फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, it emerges in the people who were living in India. Okay? और उन्हें ये भी रियलाइज हुआ कि जब तक ब्रिटिश हमारे कंट्री में रूल करते रहेंगे, तब तक ये जो इंडिया है बच्चों, वो इंडियंस का कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जितने भी रिसोर्सेज हैं, जो भी कंट्रोल है, वो किसके हाथ में है? वो ब्रिटिश के हाथ में है। जो भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स यहाँ रूल करने आते थे, वो उनके कंट्रोल में होता था। तो जाहिर सी बात है कि इंडियंस के पास अपना कोई फ्रीडम नहीं था, कोई कंट्रोल नहीं था, ना ही उनके पास कोई रिसोर्सेज थे, राइट। नाउ दिस कॉन्शियसनेस began to be clearly stated by the political associations formed after 1850s, especially those that came into being in the 1870s and 1880s. तो बच्चों, जैसे आप लोगों ने देखा, हमारे चैप्टर में हम लोग एक टाइमलाइन के बीच में हम पढ़ने वाले हैं। तो हम यहाँ पे 1870 से 1947 के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स अकर किए थे, जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे बच्चों, हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि जो कॉन्शियसनेस है, ये जो नेशनलिज्म का जो फीलिंग है बच्चों, वो कैसे आने लगा? इट वॉज विद द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस। ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनने लगे थे हमारे कंट्री में, और वो कब हुआ था? 1850s के बाद। ओके, नाउ मोस्ट ऑफ दीज वर लेड बाय इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल्स सच एज लॉयर्स। तो यहाँ पे आप देखो कि जितने भी पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे, जितने भी आपके सोशल ग्रुप्स या पॉलिटिकल ग्रुप्स बन रहे थे बच्चों, उसको हेड कौन कर रहा था? तो ये लोग थे इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल्स। ओके, और मोस्टली ये कौन हुआ करते थे? लॉयर्स। द मोर इंपॉर्टेंट वंस वर दी पूना सार्वजनिक सभा, द इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, एंड ऑफ कोर्स द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो हमारे कंट्री में 1850s के बाद
बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनने लगे। अब इसमें पार्टिसिपेट कौन कर रहे थे बच्चों? इसमें इंडियंस पार्टिसिपेट कर रहे थे, द एडुकेटेड इंडियंस, क्योंकि उन्हें रियलाइज हुआ कि वो अपने कंट्री को फ्रीडम नहीं दिला सकते हैं जब तक वो खुद आपस में एकजुट होकर ना आए। और इसी वजह से ये सारे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एसोसिएशंस फॉर्म होने लगे। और इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों कि आपको ये सारे नाम याद होने चाहिए कि इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एसोसिएशंस कौन-कौन से थे। और इसमें सबसे डिटेल में आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ोगे। व्हाई? बिकॉज दे प्लेड मेजर रोल इन गेनिंग द इंडिपेंडेंस, राइट? और इंडियन नेशनल कांग्रेस में बहुत सारे लोग यहाँ पे इस पॉलिटिकल एसोसिएशन को ज्वाइन करने लगे थे, जिसके बारे में मैं आपको भी आगे पढ़ाने वाली हूँ। ओके? Though many of these associations functioned in specific parts of the country, their goals were stated as the goals of all the people of India, not those of any one region, community और क्लास। तो आप ये भी नोटिस करोगे कि जो भी एग्जांपल्स मैंने आपको दिए बच्चों, ये डिफरेंट पार्ट्स में ये एसोसिएशंस फॉर्म हुए थे, राइट? अगर हम पूना सार्वजनिक सभा की बात कर रहे हैं तो वो महाराष्ट्र में फॉर्म हुआ था। अगर हम उसके अलावा डिफरेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं तो वो बॉम्बे में सबसे पहले इनका एक मीटिंग हुआ था, राइट? तो डिफरेंट लेवल्स पे आप देखोगे कि लोगों ने इस इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था। तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि जितने भी पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे वो हमारे कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स, कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स में ये सारे एसोसिएशंस फॉर्म हुए थे, लेकिन इनका एक ही इंपॉर्टेंट गोल था। नाउ देयर गोल्स वर स्टेटेड एज द गोल्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। इनका एक इंपॉर्टेंट और कॉमन गोल था, दैट वाज सिमिलर टू दैट ऑफ ऑल द इंडियंस, कि जितने भी सिटीजन्स हैं उनका जो अपना गोल है बच्चों कि फ्रीडम अटेन करने का, इंडिपेंडेंस गेन करने का, तो ये गोल था इन सारे पॉलिटिकल एसोसिएशंस का। ओके? दे वर्कड विद द आइडिया दैट people should be sovereign, a modern consciousness and a key feature of nationalism. तो यहाँ पे आप एक टर्म देख रहे हो, that is sovereign. अब आप याद करो कि सिविक्स में आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर के बारे में पढ़ा होगा, राइट? और उसमें आप लोगों ने प्रियम्बल के बारे में पढ़ा है ना? तो प्रियम्बल में आपने ये वर्ड देखा होगा, that is sovereign. अब ये sovereign वर्ड का मतलब क्या होता है? अगर हम सिंपल टर्म्स में कहें तो sovereign का मतलब होता है टू एक्ट इंडिपेंडेंटली। ओके? मतलब इंडिपेंडेंट होके वर्क करना विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द फॉरेन पावर्स। कि हमारे कंट्री में यहाँ पे फॉरेन पावर कौन है बच्चों? सो इट इज द ब्रिटिश, जो हमारे कंट्री में आके रूल कर रहे थे, है ना? तो यहाँ पे आप देखो कि इनका मेन आइडिया क्या था कि हमारे कंट्री के लोग जो है दे शुड बी सॉवरेन, कि जो भी डिसीजंस है, जो भी वो एक्ट करे, तो दैट शुड बी इंडिपेंडेंट एक्ट, कि किसी का इंटरफेरेंस हमारे कंट्री में नहीं होना चाहिए। तो इसी गोल के साथ ये जितने भी पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे बच्चों, दे स्टार्टेड वर्किंग एंड दिस बिकेम द की फीचर ऑफ नेशनलिज्म, राइट? ऑल्सो इसी बीच में जब हम 1870s से 1880s की बात करते हैं बच्चों, तो वहां पे आप नोटिस करोगे कि द डिससैटिस्फैक्शन विद द ब्रिटिश रूल intensified in the 1870s and the 1880s. ओके? तो जब हम ईयर 1870s से लेके 1880s की बात करते हैं तो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट बहुत ही मेजर डिससैटिस्फैक्शन होने लगा इंडियन लोगों को। अब ये क्यों हो रहा था? तो इसी बीच में ऐसे बहुत सारे एक्ट्स, ऐसे बहुत सारे पॉलिसीज पास किए गए थे बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स में बहुत सारे एक्ट्स और बहुत सारे पॉलिसीज के बारे में पढ़ोगे जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल द आर्म्स एक्ट वाज पास्ड इन 1878 दैट डिसअलाउइंग इंडियंस फ्रॉम possessing आर्म्स। तो 1878 में एक आर्म्स एक्ट पास किया गया था और इसमें क्या हुआ था बच्चों? इस एक्ट के तहत जो भी इंडियंस हैं उनको मना किया जाने लगा कि वो लोग आर्म्स, वेपन्स ये पजेस नहीं कर सकते हैं। In the same year, the Vernacular Press Act was also enacted in an effort to silence those who were critical of the government. उसके अलावा हमारी कंट्री में एक दूसरा एक्ट भी पास हुआ था और ये कौन सा एक्ट था? So it was the Vernacular Press Act.
अब ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था बच्चों, इसके बारे में हम देखते हैं। सो द एक्ट अलाउड द गवर्नमेंट टू confiscate the assets of newspapers, including their printing presses, if the newspapers published anything that was found objectionable. Okay? तो हमारे कंट्री में जो इंडियंस थे बच्चों, राइट, जो एडुकेटेड इंडियंस थे, तो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स या आर्टिकल्स लिखा करते थे। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, दैट इज केसरी। ओके, तो जितने भी नेशनल लीडर्स थे बच्चों, वो लोगों को जागरूक करने के लिए कि ब्रिटिश हमारे कंट्री को कैसे बर्बाद कर रहे हैं, किस तरीके से वो हमें यूटिलाइज कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं और हमारे बीच में डिवीजन ला रहे हैं, तो इसके इन सारी चीजों को बताने के लिए बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स लिखे जाते थे, है ना। तो ये एक नया एक्ट पास किया गया था जिसका नाम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ओके, और इसी एक्ट के तहत क्या हुआ था, तो इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट के पास ये पावर था कि वो सारे न्यूज़पेपर्स के एसेट्स को वो छीन लिया करेंगे अगर उन्हें रियलाइज हुआ या उन्हें पता चला कि न्यूज़पेपर में कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल चीजें या ब्रिटिश के अगेंस्ट कुछ भी ऐसी चीजें लिखी गई हो जो लोगों को भड़काया जा रहा हो ब्रिटिश के अगेंस्ट, राइट। तो अगर ऐसी कुछ भी चीजें न्यूज़पेपर में लिखी जाने लगी थी तो उसे क्या किया जाने लगा, गवर्नमेंट के द्वारा उसे छीना जाने लगा, वो सारी न्यूज़पेपर एजेंसीज को बंद करवाया जाने लगा। तो यहाँ पे आप दो एग्जांपल्स देख रहे हो, एक आर्म्स एक्ट और दूसरा है हमारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ऑल्सो इन 1883 there was a furor over the attempt by the government to introduce the इल्बर्ट बिल। इसके अलावा हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट बिल है, दैट इज इल्बर्ट बिल। Now, what was this Ilbert Bill? So, the bill provided for the trial of the British or European persons by Indians and sought equality between British and Indian judges in the country. तो एक और नया बिल था बच्चों जो कि इनैक्ट किया गया कब, 1883 में, और इसका नाम है इल्बर्ट बिल। अब इल्बर्ट बिल क्या कहता है बच्चों, तो इस बिल के तहत क्या हुआ था कि जो भी ब्रिटिश या यूरोपियन पर्सन्स है उनको क्या किया जाएगा, दे वुड बी ब्रॉट टू ट्रायल बाय द इंडियंस। ओके, एंड ऑल्सो इसकी वजह से क्या होने लगा, दैट देयर वाज दिस इक्वालिटी बिटवीन द ब्रिटिश एंड द इंडियन जजेस। ओके, बट व्हेन द व्हाइट अपोजिशन forced the government to withdraw the bill, Indians were enraged। और उसके बाद क्या होने लगा कि अब यहाँ पे ब्रिटिश ने जैसे ही रियलाइज किया कि जो भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं या व्हाइट पीपल जो हमारे कंट्री में थे, उन्होंने देखा कि यहाँ पे इंडियन जजेस को और ब्रिटिश जजेस को बिल्कुल इक्वलिटी मिल रहा है, तो उन्हें काफी गुस्सा आने लगा और उन्होंने गवर्नमेंट को फोर्स किया कि इस इल्बर्ट बिल को वापस से वो विदड्रॉ करे। ओके, और इसकी वजह से इंडियंस को काफी गुस्सा भी आया था। नाउ द नीड फॉर an all-India organization of educated Indians had been felt since 1880, but the Ilbert Bill controversy deepened this desire। और इसी की वजह से क्या हुआ बच्चों, एक फेमस कंट्रोवर्सी हुआ था, दैट इज द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, राइट। तो यहाँ पे आप देखो कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस थे, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो फॉर्म होने लगे थे 1850s के बाद, तो यहाँ पे लोगों को रियलाइज होने लगा दैट they need to get freedom from the British, right? लेकिन ये पूरा जो controversy था बच्चों, Ilbert Bill controversy, it deepened this desire of the Indians. The Indian National Congress was established when 72 delegates from all over the country met at Bombay in December 1885। और इसी के बाद आप देखो कि 1885 में दिसंबर में बॉम्बे रीजन में क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस पहली बार जो हमारा पॉलिटिकल एसोसिएशन था, यहाँ पे आप देखो कि 72 डेलीगेट्स, ओके, तो 72 मेंबर्स दे पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये कब फॉर्म हुआ था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्म हुआ था दिसंबर 1885 में। द अर्ली लीडरशिप दैट इज दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तायबजी, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, S.S. Subramanya Iyer, among others, was largely from Bombay and Calcutta। तो यहाँ पे आप देखो कि इनमें इंपॉर्टेंट लीडर्स थे और इन सब के नाम मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं।
इनमें दादा भाई नारोजी, WC बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट लीडर्स थे बच्चों। और यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, दिस इज द पिक्चर ऑफ दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता। ओके, नाउ दादा भाई नारोजी, a businessman and publicist, settled in London and for a time member of the British Parliament, guided the younger nationalist। तो ये कहाँ थे बच्चों? ये लंदन में सेटल्ड थे, राइट? और वो यहाँ पे क्या थे? He was a time member of British Parliament और इन्होंने यंगर नेशनलिस्ट को गाइड करना शुरू किया। ओके, a retired British official, A.O. Hume, also played a part in bringing Indians from various regions together। तो यहाँ पे आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट नेम्स पढ़ रहे हो और आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि आपको ये सारे नाम याद होने चाहिए। यहाँ पे A.O. ह्यूम या फिर दादा भाई नारोजी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, ये हमारे कंट्री के इंपॉर्टेंट नेशनलिस्ट लीडर्स थे। A.O. ह्यूम was not Indian, he was British official, but he played a very important role in bringing all the Indians together। ओके, और उनके अंदर ये जागरूकता लाना, द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वाज आल्सो ब्रॉट बाय ऑल दीज नेशनलिस्ट लीडर्स हियर। ओके, तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? इन टुडेज क्लास वी टॉक्ड अबाउट इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म, कि किस तरीके से 1850s के बाद बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशंस फॉर्म होने लगे और इन पॉलिटिकल एसोसिएशंस के फॉर्म होने के बाद दिस आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इट इमर्ज्ड। और उसके बाद हमने बहुत सारे एक्ट्स के बारे में पढ़ा, एल्बर्ट बिल के बारे में पढ़ा, आर्म्स एक्ट के बारे में पढ़ा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में पढ़ा। सो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने एनसीईआरटी बुक में भी ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं उसको आप डिटेल में उस बुक में भी पढ़ो। ओके, अब इस नेक्स्ट क्लास में बच्चों we will continue our topic of emergence of nationalism and nation in the making. So that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.